मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम 29 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और ये आज के वीडियो में टोटल हम 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। इससे आपके पिछले करंट अफेयर का मूल्यांकन हो जाएगा। और एक इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 26 जुलाई। और दूसरा था कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। तो देखिए ये शहर आपका दिल्ली है। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल के द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। तो ये देश आपका तुर्कमेनिस्तान है। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लंबे समय से बकाया राशि की वसूली के लिए एक मुफ्त निपटान योजना समाधान से विकास को मंजूरी दी है। तो देखिए इसको मंजूरी दी है हरियाणा की सरकार ने। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना 2020 शुरू की। तो देखिए इसको स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए इन मोबाइल एप्लीकेशन की संख्या 47 है। देखिए इससे पहले भारत सरकार ने कुल 59 चीनी एप्लीकेशन को बैन किया था। और इन्हीं 59 चीनी एप्लीकेशनों की क्लोनिंग तैयार कर दी फिर चीन ने। और फिर चीन ने कुल टोटल ऐसे एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए जो इनकी कॉपी थी पहले वाले की, ठीक है। तो जो आपके ये क्लोन्ड वाले एप्लीकेशन हैं, तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने इनका पता लगाया और टोटल 47 ऐसे क्लोन्ड एप्लीकेशन मिले चाइना के, जो कि भारतीय जितने भी नागरिक हैं उनका डाटा चुरा रहे थे। तो डाटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे थे ये 47 एप्लीकेशन। इसीलिए भारत सरकार ने इन 47 क्लोन्ड एप्लीकेशन को भी अभी हाल ही में बैन कर दिया, ठीक है। तो देखिए आपसे अनुरोध है कि आप अपना मोबाइल जो है उसको सेफ रखें, उसमें कोई भी चाइनीज एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, क्योंकि ये आपका डाटा चुराएंगे। आपका बैंक अकाउंट पासवर्ड या फिर मतलब जो भी आप बैंक में मतलब अपने मोबाइल में ब्राउज करेंगे तो वो सभी चुरा लेंगे। आपका मोबाइल हैक कर सकते हैं, आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं, आपका डाटा चोरी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है आप चाइनीज एप्लीकेशन ना यूज़ करें तभी अच्छा है। और देखिए आपको बता दूं जो आपकी गोपनीय जानकारी है ये सुरक्षित रहे, इसके लिए भारत सरकार ने इन 47 एप्लीकेशन को अभी हाल ही में बैन किया है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जो भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। तो देखिए जो भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसके स्थापना के टोटल 14 साल पूरे हो गए हैं। और अभी हाल ही में इस अवसर पर भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक मौसम नाम का मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। और देखिए जो आपका ये मौसम नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है इसकी क्या खास बात है। देखिए ये एप्लीकेशन पूरे भारत के 800 स्थानों के मौसम का हाल बताएगा। और ये जो आपका मौसम नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है तो ये मौसम एप्लीकेशन जो है मौसम की सटीक जानकारी देने के साथ साथ आपके सिटी यानी कि शहर का टेम्परेचर यानी कि तापमान, सूरज की उदय और अस्त का समय भी आपको बताएगा कि कितने बजे सूर्योदय होगा और सूर्य अस्त कितने बजे होगा। और देखिए समय समय पर मौसम के बिगड़े मिजाज यानी कि कब बारिश होगी इसकी भी चेतावनी देगा, या फिर कब चक्रवाती तूफान आ सकता है ये सारी चीज़ें चेतावनी देगा कौन, ये मौसम एप्लीकेशन है। तो काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है। आप इस मौसम एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या रखिएगा कि जो भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसने अभी हाल ही में अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। और देखिए जो भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए वर्तमान में जो भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। और आपको बता दूं जो आपका भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है तो ये एक विभाग का नेतृत्व करता है जिसका नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। और आपको बता दूं जो आपका भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसकी स्थापना 27 जुलाई 2006 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका है पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली। तीसरा प्रश्न है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है इसको मनाते हैं 28 जुलाई को।
और जो आपका ये विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है, तो देखिए ये जो है हर साल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और चौथा प्रश्न है कि ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो देखिए एक नया अपॉइंटमेंट आपके सामने आ गया। नाम याद रखिएगा, देखिए अभी हाल ही में जो आपके हीचेम मचीची हैं, ठीक है, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन मस्त नाम लग रहा है। तो नाम क्या है, हीचेम मचीची, इनको बनाया गया है ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री। और जो आपके हीचेम मचीची हैं, देखिए इनकी जो नियुक्ति है ये एलिस फकफक के स्थान पर की गई है, जिन्होंने हाल ही में मतभेदों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और देखिए ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति जो है, इनका नाम भी जान लीजिए। देखिए ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, इनका नाम है कैस सैयद। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनीस और यहाँ की मुद्रा है ट्यूनीशियाई दिनार। तो ट्यूनीशिया के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है हीचेम मचीची, इनका नाम याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, तो देखिए जो आपका ये डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता है, इसको शुरू किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने। और ये जो आपकी प्रतियोगिता है जिसका नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0, तो देखिए इस प्रतियोगिता को जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो इनकी 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अभी हाल ही में शुरू किया गया है। और जो आपका ये डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता है, तो देखिए इसको जो है भारत के इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है। और जो आपका डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता है, तो देखिए इसका जो विनर होगा, तो एक विशेषज्ञ समिति होगी, ये विनर का जो है चयन करेगी किस स्टार्टअप को विनर घोषित किया जाए। और जो विनर स्टार्टअप होगा उसको जो है टोटल 10 लाख रुपए का जो है धनराशि प्रदान किया जाएगा। और व्यक्तिगत श्रेणी में जो आपके स्टार्टअप चुने जाएंगे उनको 5 लाख रुपए तक जो है दिए जाएंगे। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा कि डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को शुरू किया है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किसने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और देखिए जो आपका DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। देखिए ये जितने फैक्ट मैं आपको बताता हूँ ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप जो है बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए और नोट करते रहिए। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच में वार्ता का आयोजन किया गया, तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके साथ साथ जो आपके इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है जनरल प्रबावो सुबियांटो, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में नई दिल्ली में जो है अभी हाल ही में भारत इंडोनेशिया के बीच में जो है एक रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। और देखिए इंडोनेशिया की बात करें तो देखिए इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है जोको विडोडो और इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया की पॉपुलेशन आपकी है 26.77 करोड़। तो डिटेल्स रखिएगा इंडोनेशिया के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्या रखना कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच में नई दिल्ली में एक वार्ता का आयोजन किया गया था। और दूसरी सबसे खास बात देखिए यहाँ पे जो इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री, इनका नाम है जनरल प्रबावो सुबियांटो, ठीक है, इनका नाम रखिएगा। इन्होंने इस वार्ता में जो है इंडोनेशिया का नेतृत्व किया था क्योंकि वो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं, तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने सोचा कि हमारे जो पुराने इंजन पड़े हुए हैं उनको रिपेयर करके हम दे देते हैं बांग्लादेश को ताकि वो अपने देश में चलाए। क्योंकि वैसे भी हम जो है जितने इलेक्ट्रिक इंजन हैं उनको जो है लॉन्च कर रहे हैं पूरी इंडिया में। मतलब भारत का टारगेट है कि ये डीजल इंजन जितने हैं भारत में सबको बंद किया जाए और पूरी तरीके से डीजल पे निर्भरता को ख़त्म किया जाए। और जो आपका कहा जाए तो विद्युतीकरण किया जाना है पूरे रेलवे का, ठीक है, इस टारगेट को पूरा किया जाए, ठीक है। तो वैसे भी भारत में विद्युतीकरण हो रहा है रेलवे का, तो भारत जो है ये जितने पुराने रेल इंजन है किसको दे रही है, बांग्लादेश को। और टोटल 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन जो है भारत ने दिए हैं बांग्लादेश को। देखिए इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दरसाना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया। और जो आपका ये ब्रॉडगेज लोकोमोटिव यानी कि ब्रॉडगेज डीजल इंजन है, तो देखिए इसको सौंपने से जो आपका बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की रेलवे की जो शक्ति है इसमें काफ़ी वृद्धि होगी। देखिए भारत जो है पिछले कुछ वर्षों में जो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है वहाँ पर सड़क, रेल और बंदरगाह विकास के लिए कई परियोजनाओं को मदद कर रहा है।
और करना हमारी मजबूरी भी है। देखिए, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो बगल में चाइना आपका है। चाइना अगर बांग्लादेश में घुस गया, वहाँ पे परियोजनाएं चलाने लगा, तो बांग्लादेश जो है ये पूरी तरीके से चाइना के नियंत्रण में आ जाएगा और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, हमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है इससे। तो इसीलिए देखिए, हमें अपने पड़ोसियों से व्यवहार को बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि द इंडिया बेस्ड स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है एस जयशंकर ने, जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। और देखिए, इस पुस्तक को हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और जो आपके एस जयशंकर हैं, इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि भारत को एक ऐसे क्षेत्र में प्रभाव हासिल करने के लिए दृढ़ता से वर्तमान में संघर्ष करना पड़ रहा है, जो कि इससे पहले और अधिक आसानी से किया जा सकता था, क्योंकि इसकी विदेशी नीति में जो है अतीत में 3 बड़ी गलतियां रही हैं। पहला क्या रहा है? पहला 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ था, दूसरा आर्थिक सुधार में की गई देरी, और तीसरा परमाणु विकल्प संबंधी कवायद का लंबा होना। तो इस पुस्तक के बारे में डिटेल शेयर किया, इसको लिखा है किसने? एस जयशंकर ने। और इस पुस्तक का नाम क्या है? द इंडिया बेस्ड स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। नवा प्रश्न है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका विश्व हेपेटाइटिस दिवस है ये मनाता है 28 जुलाई को। और देखिए, इस साल का जो आपका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यानी कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, इसकी थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, जो कि माँ और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी को रोकने पर केंद्रित है। देखिए, जो आपका हेपेटाइटिस वायरस है ये 5 प्रकार का होता है: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इनमें जो आपका हेपेटाइटिस बी और सी है ये क्रोनिक होता है, यानी कि ये घातक होता है, जिसमें लंबे समय तक, कभी कभी वर्षों तक या फिर दशकों तक जो आपके हेपेटाइटिस बी और सी हैं इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। या और ये बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो उसका जो लीवर यानी कि यकृत है, तो उसके लीवर में कैंसर होने का खतरा रहता है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग, यानी कि इस लीवर कैंसर से, जो कि हेपेटाइटिस बी और सी से होता है, तो इससे पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 1.34 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो काफ़ी खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस। याद रखिएगा कि 28 जुलाई को हर साल मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस, और 2020 के लिए इसकी थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो देखिए, इस रोजगार बाजार पोर्टल को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और जो आपका ये रोजगार बाजार पोर्टल है, तो देखिए जो है दिल्ली में लॉकडाउन से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली सरकार का एक प्रयास है। और देखिए, मौजूदा परिस्थिति में ऐसे कई लोग हैं जो नौकरी ढूंढने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर व्यापारी, पेशेवर, ठेकेदार भी हैं जो कि अपने काम के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। तो जो आपका ये रोजगार बाजार पोर्टल है, ये इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम करेगा। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है। तो देखिए, भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट बनाए गए हैं वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली, और इन्होंने इस पद पर, यानी कि भारतीय नौसेना के कमांडेंट के पद पर जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। देखिए, जो आपका इंडियन नेवल एकेडमी है, यानी कि भारतीय नौसेना अकादमी है, इसका मुख्यालय है, यानी कि जो आपका ये स्थित है, ये केरल के एझीमाला में स्थित है। और काम क्या करता है? देखिए, जितने भी NDA और CDS के थ्रू जो है चुने जाते हैं ऑफिसर्स, ठीक है, तो इन सभी की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? भारतीय नौसेना अकादमी यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी में, जो कि केरल के एझीमाला में स्थित है। देखिए, अगर नेवी की ट्रेनिंग देनी है, यानी कि नौसेना के जितने भी ट्रेनिंग्स होंगे उनको ट्रेनिंग देनी है, तो हमें जो है समंदर का किनारा चाहिए, और ये समंदर का किनारा हमें मिलेगा कोस्टल एरियाज़ में। और जो हमारा सबसे बेस्ट कोस्टल एरिया है इस ट्रेनिंग के लिए, ये आपका केरल में स्थित है, केरल के एझिमाला में। तो यहीं पे स्थित आपका ये भारतीय नौसेना अकादमी, ठीक है। और इसी के कमांडेंट का पदभार किसको दिया गया अभी हाल ही में? वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली को। 12वां प्रश्न की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा है। तो देखिए, जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने भी हाल ही में अपने एक स्टेटमेंट में बताया है कि भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टोटल 2.10 लाख करोड़ रुपए के जो है विनिवेश का लक्ष्य रखा है। देखिए, विनिवेश क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सार्वजनिक उपक्रम जितने भी होते हैं, यानी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं, उसमें जो भारत सरकार की हिस्सेदारी है, इसको बेचने की प्रक्रिया कहलाती है विनिवेश या फिर डिसइन्वेस्टमेंट।
तो ये चीज़ याद रखिएगा कि विनिवेश या फिर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, भारत की वित्त मंत्री के अनुसार इस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मोदी सरकार ने कुल 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा है। इसमें जो है 1.20 लाख करोड़ रुपए पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट के विनिवेश से आएंगे और 90,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। लेकिन विनिवेश क्या होता है यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कई बार, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा कि सार्वजनिक उपक्रमों में जो है सरकार की जो हिस्सेदारी है उसको बेचने की प्रक्रिया कहलाती है डिस इन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। देखिए, नाम से पता चल रहा है, अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर हम अपना पैसा वापस लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस इन्वेस्टमेंट। तो यही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन वीडियो पे। तो सभी लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए, खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? आंसर बताइए। देखिए, जो आपका ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसके बारे में मैंने कुछ और भी विशेष फैक्ट बताए थे कल के वीडियो में, तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत सरकार ने WHO के अनुरोध पर किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है? उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में भारत को किस देश से राफेल जेट की पहली खेप प्राप्त हुई है? आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में किसने अपना 27 जुलाई 2020 को 82वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस देश को अयोग्य घोषित करने के बाद भारतीय 4x400 मिक्स रिले टीम के जो है जकार्ता 2018 के एशियाई खेलों के रजत पदक को जो है स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है? आंसर बताइए। और कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके भी शेयर कर देना। आपको जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, कल के करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।